दोस्तों, इंसान के अंदर से जब कानून का खौफ खत्म हो जाता है ना, तो वो किस हद तक गिर सकता है इसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ज़रा सोचिए, शाम का वक्त है, एक पति अपने बड़े भाई के साथ बड़े ही प्यार और उम्मीद से अपनी पत्नी को उसके मायके से विदा कराकर लाने के लिए निकला है। रास्ते में अचानक एक गाड़ी आती है, दोनों भाइयों का रास्ता रोक लेती है। उसमें से 4-5 लोग बाहर निकलते हैं और इससे पहले कि वो दोनों भाई कुछ समझ पाए, उन पर अंधाधुंध और बेरहम वार शुरू हो जाते हैं। बड़ा भाई तो अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन छोटा भाई सड़क पर बेजान होकर गिर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये नहीं है कि उस लड़के के साथ ये खौफनाक वारदात हुई। असली रूह कपा देने वाला सच तो ये है कि उस लड़के की सांसें हमेशा के लिए छीनने वाला कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि खुद उसकी पत्नी का सगा पिता था। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे गाजियाबाद में दो समुदायों के बीच एक ऐसा तनाव पैदा कर दिया जिसने पुलिस प्रशासन की नींदें उड़ा दी। झूठी शान, एक गहरी साजिश और एक ऐसा धोखा जिसे सुनकर आपको रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा। तो चलिए इस खौफनाक साजिश के हर पन्ने को पलटते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, तारीख थी 30 मार्च 2026। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के गीतांजलि विहार इलाका। 32 साल का नितिन राठी, जो पेशे से एक योगा टीचर था, वो अपने बड़े भाई अमित कुमार के साथ बाइक पर निकला था। मंजिल थी बागपत का पुनपुन नवादा गाँव, जहां उसकी पत्नी मुस्कान पिछले 5 दिनों से अपने मायके में थी। नितिन के मन में यही चल रहा होगा कि वो अपनी पत्नी को लेकर हंसी खुशी वापस अपने घर लौटेगा। लेकिन जैसे ही इनकी बाइक भेंडरा पुलिस के पास पहुंचती है, अचानक सामने से एक 4 व्हीलर तेजी से आती है और ब्रेक मारकर इनका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं और 4 से 5 लोग हाथों में हथियार लिए बाहर आते हैं। बिना कोई बात किए, बिना कोई चेतावनी दिए वो नितिन और अमित पर टूट पड़ते हैं। वहाँ कोई रहम नहीं था। दोस्तों, बड़े भाई अमित को जब लगा कि आज उनकी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, तो वो किसी तरह अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ से भाग निकला। लेकिन उन हमलावरों का असली टारगेट अमित था ही नहीं, उनका टारगेट था नितिन। उन्होंने नितिन को तब तक ज़मीन पर घिसट कर मारा जब तक कि उसका पूरा शरीर पूरी तरह से खामोश और बेजान नहीं हो गया। उसे अधमरी हालत में उसी सुनसान सड़क पर छोड़कर वो लोग वहां से फरार हो गए। कुछ राहगीरों ने जब नितिन को खून से लथपथ उस भयानक हालत में देखा तो तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस उसे लेकर फौरन दिल्ली के जीटीबी अस्पताल भागती है। इधर अमित भागता हुआ घर पहुंचता है और बदहवास हालत में परिवार की पूरी बात बताता है। इसके बाद पूरा परिवार रोता बिलखता अस्पताल पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने नितिन को हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा घोषित कर दिया था। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में नितिन की मां की चीखें गूंज रही थी। वो बार बार बेहोश हो रही थी और तभी पुलिस बड़े भाई अमित से पूछती है, क्या तुम उन हमलावरों में से किसी को पहचानते हो? अमित का जवाब सुनकर वहां खड़े पुलिसकर्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित ने कांपती आवाज में कहा, हाँ साहब, वो मेरे छोटे भाई नितिन के ससुर मेहरुद्दीन था। मेहरुद्दीन? एक हिंदू लड़के का ससुर मेहरुद्दीन कैसे हो सकता है? यहीं से इस पूरी कहानी का एंगल पूरी तरह से बदल गया। पुलिस को तुरंत समझ आ गया कि मामला 2 अलग अलग समुदायों का है। नितिन की पत्नी मुस्कान असल में एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। पुलिस बिना वक्त गवाए अमित की तहरीर पर मेहरुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और उनके घर पहुंचती है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, मेहरुद्दीन और उसके साथी घर छोड़कर फरार हो चुके थे। घर पर सिर्फ मुस्कान थी। जब पुलिस ने मुस्कान को बताया कि उसके पति की अब इस दुनिया में सांसें नहीं रही और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके अब्बू ने किया है, तो मुस्कान वहीं जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इधर गाजियाबाद का माहौल गरमाने लगा था। जैसे हिंदू समुदाय और इलाके के लोगों को इस बात की भनक लगी, सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। नितिन के परिवार ने उनका बेजान शरीर का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया, चक्का जाम कर दिया। स्थानीय विधायक सड़क पर उतर आए। भीड़ का सिर्फ एक ही दबाव था, आरोपियों को तुरंत पकड़ो, उनके घर पर बुलडोजर चलाओ और उन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि वो रूह कांप जाए। पुलिस पर इतना प्रेशर था कि उन्होंने अपने सारे मुखबिरों को काम पर लगा दिया। परिवारों को किसी तरह समझा बुझाकर अंतिम संस्कार करवाया गया और आखिरकार 2 दिन बाद कड़ी मशक्कत के बाद 2 अप्रैल 2026 को पुलिस ने मुस्कान के अब्बू मेहरुद्दीन और उसके छोटे भाई आसिफ अली को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब पुलिस ने थाने में मेहरुद्दीन से पूछताछ की तो उसके चेहरे पर सिकन का एक कतरा भी नहीं था। उसने बड़ी बेबाकी और घमंड से कहा, हाँ साहब,
मैंने ही उसे हमेशा के लिए खामोश किया है और मुझे अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। अब आप खुद सोचो यार, एक पिता अपनी ही बेटी का मांग का सिंदूर इतनी बेरहमी से क्यों उजाड़ देगा? इस नफरत के बीज कहाँ बोए गए थे? इस सवाल का जवाब हमें लेकर जाता है घटना से ठीक 2 साल पहले। गीतांजलि बिहार की रहने वाली नितिन उसी कॉलेज में योगा टीचर था जहाँ मुस्कान बीएड की पढ़ाई कर रही थी। नजरें मिली, दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल गई। दोनों को बहुत अच्छे से पता था कि उनके धर्म अलग है, समाज अलग है और ये दुनिया उनके इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगी। लेकिन प्यार में इंसान कहाँ किसी की सुनता है। जब दोनों के परिवारों को इस रिश्ते की भनक लगी तो दोनों तरफ से भारी विरोध हुआ, लेकिन नितिन और मुस्कान ने हार नहीं मानी। नितिन ने चुपके से मुस्कान को एक मोबाइल लाकर दे दिया ताकि वो बात कर सके। और फिर आया फरवरी 2025 का वो दिन जब मुस्कान हमेशा की तरह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। वो नितिन के साथ निकल गई और दोनों ने आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया। जब ये खबर मुस्कान के परिवार तक पहुंची तो उनके घर में जैसे तूफान आ गया। पूरे 1 हफ्ते तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला। अब आप उत्तर प्रदेश के माहौल को समझिए, जब आस पड़ोस के लोग और उनके समाज के लोग मेहरुद्दीन को ताने मारने लगे कि तेरी बेटी भाग गई और अब हमारे लड़कों की शादी तेरे घर में कैसे होगी, तो वो ताने मेहरुद्दीन के दिमाग में जहर बनकर घुलने लगा। झूठी शान को बचाने के लिए मेहरुद्दीन ने अपने भाइयों आसिफ अली, शेरदीन और साजन के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक प्लानिंग की जिसे सुनकर शैतान भी कांप जाए। उन्हें पता था कि वो सीधे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। शादी के 6 महीने बाद उन्होंने मुस्कान को फ़ोन करना शुरू किया, मीठी मीठी बातें की और कहा, बेटी जो हुआ सो हुआ, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम घर आ जाओ, हमसे मिलो ताकि समाज में हमारी नाक ना कटे। नितिन को इस बात पर थोड़ा शक था। उसने अपनी पत्नी से कहा भी था कि मुझे डर लग रहा है तुम्हारे परिवार वाले हमारे साथ कोई घात न कर दे, लेकिन मुस्कान ने मुस्कुरा कर कहा था, तुम मेरे परिवार को नहीं जानते, उन्होंने मेरी नादानी समझकर मुझे माफ़ कर दिया है। दोस्तों, यहीं से वो एक अंधा भरोसा था जिसने नितिन की मौत का फरमान लिख दिया था। वक्त बीतता गया, दोनों परिवारों के बीच दूरियां कम होने का दिखावा चलता रहा। मुस्कान 2-3 बार अपने मायके भी होकर आ गई। उसे लगा सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन मेहरुद्दीन और उसके भाई तो बस एक सही मौके की ताक में बैठे थे, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार करता है। और वो मौका उन्हें मिला 25 मार्च 2026 को। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर एक छोटा सा झगड़ा हुआ। नितिन ने मुस्कान पर हाथ उठा दिया। मुस्कान नाराज होकर अपने मायके चली गई और वहां जाकर अपने परिवार को सारी बातें बता दी। बस यही वो चिंगारी थी जिसका मेहरुद्दीन इंतजार कर रहा था। साजिश के तहत 28 मार्च को मेहरुद्दीन के छोटे भाई आसिफ ने नितिन को कॉल किया। बड़ी मिठास से बोला, दामाद जी, मुस्कान आई है हमारे पास, हमने उसे समझा दिया है, आप आओ और अपनी पत्नी को इज्जत से लेकर जाओ। 30 मार्च को नितिन अपनी पत्नी को लेने के लिए घर से निकल पड़ा। निकलने से पहले उसने मुस्कान को फ़ोन करके बता भी दिया था कि वो आ रहा है। मुस्कान ने खुशी खुशी ये बात अपने अब्बू को बता दी। उसे क्या पता था कि वो अपने पति के आने की खबर नहीं बल्कि उसके आखिरी सफ़र की खबर दे रही है। जैसे ही मेहरुद्दीन को ये बात पता चली कि उसका दामाद घर से निकल चुका है, वो अपने तीनों भाइयों को लेकर गाड़ी में घात लगाकर बैठ गया और जैसे ही भनेड़ा पुलिया के पास नितिन की बाइक रुकी, मेहरुद्दीन ने अपने भाइयों को इशारा करते हुए सिर्फ एक लाइन कही, इस दिन का हमें महीनों से इंतजार था, इसे यहीं पर ख़त्म कर दो। और उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको शुरुआत में भी बता चुका हूँ। आज मेहरुद्दीन और उसका भाई आसिफ जेल की सलाखों के पीछे हैं। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मुस्कान आज भी उस सदमे में है कि जिस पिता पर उसने दुनिया से ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। तो दोस्तों, ये थी गाजियाबाद की वो खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना। ये कहानी हमें बताती है कि जब झूठी शान और समाज का डर इंसान के दिमाग पर हावी होता है तो वो अपने ही खून को दर्द देने से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन इस पूरी घटना की गहराई से समझने के मैं ये सवाल आप पर छोड़ना चाहता हूँ, आपके हिसाब से इस पूरी बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार आखिर है कौन? मेहरुद्दीन और उसका परिवार, जिन्होंने अपनी झूठी शान के लिए एक बेकसूर की जान ले ली और अपनी ही बेटी की जिंदगी तबाह कर दी, या हमारा वो समाज और उनके वो ताने जो इंसान को इतना मानसिक दबाव देते हैं कि वो ऐसा खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है, या फिर नितिन और मुस्कान का फैसला, जिन्होंने बिना समाज और परिवार के परिणाम सोचे जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया जिसने दोनों परिवारों को आग में झोंक दिया।
नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी बेबाक राय मुझे ज़रूर बताएं, मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इस कहानी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था, बल्कि आपको समाज की एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराना था। मैं हूं मनीष, मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।